नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। पूरी दुनिया की पर्यावरण बचाने की चिंता के बीच आज हमारी कोशिश है कि हम पर्यावरण को बिगाड़ने वालों को बेनकाब करें ताकि कुछ चेहरे और कुछ जगह सामने आ सके। साथ ही हालत को सरकार कैसे सुधार सकती है, बात इस पर होनी चाहिए। राजस्थान में पर्यावरण को बचाने के प्रयास कहां तक पहुंचे हैं? क्या किसी दौड़ के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश कारगर साबित हो सकता है? क्या अवैध खनन और बेतरतीब विकास भी कहीं पर विकास में रोड़ा अटकाने लगे हैं? कहां जमीन और जंगल खतरे में है, कहां हवा पानी नहीं मिल रहा और क्यों पारा चढ़ने के साथ गर्मी बढ़ने लगती है? जानेंगे हर बात को। आखिर क्या कर रही है हमारी सरकार? कैसे विश्व पर्यावरण दिवस जैसे आयोजन को सार्थक बनाया जा सकता है? आपकी राय और खास मेहमानों के बीच चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। हो सकता है कि आज का टेक्स्ट आपके लिए थोड़ा सा तल्ख लगे, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। बात आज इसी पर होगी। कांग्रेस विधायक शकुंतला रावत जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता सलावत खान साहब हमारे साथ हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और पर्यावरणविद दामोदर शर्मा जी हमारे साथ हैं, वृक्ष प्रेमी विष्णु लांबा जी और वन्य जीव प्रेमी सूरज जिद्दी जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। शुक्रवार को पूरी दुनिया ने पर्यावरण दिवस मनाया। पर्यावरण को बचाने के लिए शहरों की चौड़ी सड़कों पर लंबी दौड़ का आयोजन किया गया। बड़े नेताओं ने पेड़ लगाए तो छोटों ने पेड़ों को बचाने का पैगाम दिया। इन सब के बीच असल चिंता का मुद्दा पर्यावरण ही है, वो पर्यावरण जो प्रकृति की देन है। पर इस प्रकृति के साथ आज खुलेआम बलात्कार हो रहा है। इस दुष्कर्म में जनता, सरकार के साथ ही अंधाधुंध विकास की हवस शामिल है। ऐसे हालात में इस बार का विश्व पर्यावरण दिवस बड़ी चेतावनियां दे रहा है। अगर दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझकर और संभलकर इस्तेमाल नहीं किया गया तो धरती लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम ही प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और संभलकर इनका इस्तेमाल करने को बनाया है। आंकड़े बयां करते हैं कि आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं है और इन आंकड़ों के बीच ये सच है कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर पानी की मांग आपूर्ति के मुकाबले 40% ज्यादा हो जाएगी। अगर साल 1900 के मुकाबले 2010 में पानी की खपत को देखा जाए तो ये 600 अरब क्यूबिक मीटर से बढ़कर 4500 अरब क्यूबिक मीटर हो गई है। इसी तरह जमीन की उपलब्धता में कमी के साथ ही मिट्टी का उपजाऊपन घटा है। बेहिसाब पानी इस्तेमाल ऐसे कारण हैं जो खाद्य आपूर्ति के लिए जिम्मेदार प्राकृतिक संसाधनों की क्षमता को कम करते हुए जा रहे हैं। इस बीच शहरीकरण बड़ी परेशानी बन चुका है। 2010 तक 50% जमीन आबादी के कब्जे में थी। अनुमान है कि 2050 तक अगर इसी रफ्तार से चला गया तो ये 70% हो जाएगी। लिहाजा खेती का इलाका कम हो जाएगा, जबकि आबादी के हिसाब से तब 50% हिस्सा खाद्य उत्पादन के लिए जरूरी होगा। 1.3 अरब टन खाद्यान्न हर साल बेकार चला जाता है। 1 अरब लोग अल्पपोषित रह जाते हैं, जबकि 1 अरब भूखे। जरूरत से ज्यादा खाने की आदत के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। 1.5 अरब लोग वजनी हैं या फिर मोटापे का शिकार हैं। दुनिया की कुल ऊर्जा खपत में खाद्य क्षेत्र की हिस्सेदारी 30% है। इसके साथ ही कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इसकी हिस्सेदारी 22% है। इसी तरह से प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज पदार्थों का दोहन बढ़कर 60 अरब टन हर साल हो चुका है। अगर विकसित देशों की खपत को मानक मान लें तो 2050 तक इनका दोहन 140 अरब टन सालाना पहुंच जाएगा, जबकि 2009 में इस्पात का वैश्विक उत्पादन 1.2 अरब टन था। मतलब धरती से क्या कुछ नहीं है जो इंसान बेहिसाब निकाल रहा है। ना जंगल महफूज हैं और ना ही जमीन हिफाजत में है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के चंद जल से क्या इस तस्वीर को बदल सकेंगे?
आज सिस्टम का सच ये है कि प्रदूषण फैलाने वालों, अवैध खनन करने वालों और बांध बनाने वालों के पास पर्यावरण बचाने वालों के मुकाबले ज्यादा ताकत है। जो संस्थाएं और संगठन इस दिशा में संघर्ष कर सकते हैं, उनको कमजोर बना दिया जाता है। तो फिर क्या 2050 के जिस हाल का जिक्र हम कर रहे हैं वो सच होगा, या फिर चिंता बस चिता बन जाएगी? सीधा सा सवाल ये है कि पर्यावरण को बचाए तो बचाए कैसे जाए, और इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं राजस्थान में? कैसे ऐसे हालात हैं जिन पर चिंता जाहिर करने की ज़रूरत है या फिर नज़र रखने की ज़रूरत है? दामोदर शर्मा जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। किताबें कई लिखी, आपने राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। आपसे समझना चाहते हैं कि सूरत हाल देश के बयान किए, राजस्थान के बयान किए, आज राजस्थान में कहाँ फोकस रखने की ज़रूरत है? विश्व के, देश के और राजस्थान के हालात को देखा जाए तो परिस्थिति ये बन रही है कि जितना नेचुरल कवर होना चाहिए राजस्थान में 25 से 33% के बीच में होना चाहिए, जबकि इस वक्त 9.5% फॉरेस्ट कवर है। और उसमें भी फॉरेस्ट कवर हम एक तरह से आंकड़ों में ज़्यादा देख रहे हैं, इसकी वास्तविकता इससे भी कम है। भारत की भी यही स्थिति है और विश्व की भी यही स्थिति है। इसी वजह से जलवायु परिवर्तन तेज़ी से हो रहा है और उसके कारण जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है और 2% से ज़्यादा जो तापमान बढ़ रहा है, उसको देखते हुए बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हैं। इसके लिए आवश्यक ये है कि हम पर्यावरण के लिए और फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए लंबी सोच से काम करें, लंबी परियोजनाएं बनाएं। जैसे एक चीज़ तो हम ये कर सकते हैं कि देश में और राजस्थान में भी प्रत्येक व्यक्ति और ख़ासतौर से स्कूलों के और कॉलेजों के बच्चे, जो यूथ है, वो एक पौधा रोज़ा हर साल लगाए। तो एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट 1 प्लांट, ये स्कीम अगर हम चलाते हैं तो उससे राजस्थान इटसेल्फ में ही कम से कम 2 करोड़ पौधे एक साल में लग जाएंगे और उनकी मेंटेनेंस उसी बच्चे या स्टूडेंट के द्वारा स्कूल में या कॉलेज में हो। दूसरा ये है, जहाँ तक नेचुरल रिसोर्सेज का अंधाधुंध दोहन है, उसको रोकने के लिए नियम और कायदे तो बहुत बने हुए हैं, कानून भी बहुत बने हुए हैं। लगभग कम से कम 30 से 40 कानून ऐसे हैं जिन कानूनों के माध्यम से हम प्रकृति की और नेचुरल रिसोर्सेज की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन या जो उसका क्रियान्वयन है वो बहुत ही लचर है। जैसे बहुत ज़्यादा जो खनिज दोहन हो रहा है वो अवैध ज़्यादा होता है जी, और उसमें भी कई बार सरकार की नीतियाँ स्पष्ट नहीं होती हैं कि आवंटन माइंस का कैसे होगा, और जिन जगहों पे एक्चुअली मिनरल्स हैं वो जगह आ जाती हैं फॉरेस्ट में, और उनमें तो आपके हिसाब से राजस्थान में वनों की कटाई एक बड़ा मुद्दा है, अवैध खनन दूसरी चिंता वाली बात है, और इन दोनों पर सरकार को फोकस करना चाहिए। बिल्कुल फोकस करना चाहिए। सूरज जिद्दी साहब, आपका रुख करेंगे। अब आपसे जानना चाह रहे हैं कि राजस्थान में ऐसे कौन से हालात हैं जिन पर सरकार को गौर करना चाहिए? सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुद्दा ये है कि जो भी सरकार हो, जो भी राजनीतिक दल हो, वो उस मुद्दे पर काम करे। देखिए, राजनीतिक दल तो पर्यावरण के जितने कानून हैं, नियम हैं, जैसा कि अभी दामोदर शर्मा साहब ने कहा, उसके प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं है। खनन के कानून बने हुए हैं, वन संरक्षण के कानून बने हुए हैं, जल संरक्षण के कानून बने हुए हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी सच्चाई में, यथार्थ में उन कानूनों को लागू नहीं कर सकती, और करती भी है तो पॉलिटिकल विल नहीं होती, उसके कारण नहीं होता। दूसरा प्रश्न था जलवायु परिवर्तन का। मैं एक छोटी सी तस्वीर आपको पेश करना चाहता हूं कि राजस्थान में पिछले अगर 50 वर्षों में देखें तो 10-12 प्रजातियां बिल्कुल देखते देखते समाप्त हो गई हैं। भरतपुर से साइबेरियन सारस आते थे, बरसों से आते थे, आना समाप्त हो गया। ऊद बिलाव समाप्त हो गए, जलमानुस समाप्त हो गए। पूरे ब्रज प्रदेश से कदम इस तरह काटा गया है, खिलौनों की इंडस्ट्री के लिए कदम समाप्त हो गया। दक्षिणी राजस्थान से चंदन पूरा कट गया, बुरी तरह चंदन काटा गया। गूगल की समाप्ति आ गई, 3-4 मेडिसिनल प्लांट हमारे चले गए। आज़ादी के समय 13 जिलों में टाइगर हुआ थे, हमारे रिकॉर्डेड फैक्ट है। आज केवल रणथंभौर में हमारे पास टाइगर रह गया, और वहाँ भी बड़ी चिंताजनक स्थिति है। कहने का मतलब यह है कि जो हालात हमारे वनों के संरक्षण के लिए होने चाहिए थे, वो हालात वन प्रबंधन के लिए, कानून की दृष्टि से, और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण स्थिति यह है कि अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं, जो आने वाली पीढ़ी को नहीं दिखेगी। आज वन मंत्री का जिक्र करूंगा, एक बाइट थी, आगे आपको सुनाएंगे भी।
जिक्र कर रहे थे रणथंभौर का और तमाम उन टाइगर पार्कों का जहां पर वनों की कटाई होती है, टाइगर खतरे में है और लोग अपना कारोबार वहां पनपा रहे हैं। उस दिशा में आपका क्या कहना है सूरज साहब? देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि हमारी आज कल पर्यटन नीति घोषित की गई है। उस पर्यटन नीति में हेरिटेज होटल के लिए, होटलों के विकास के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्यों के आसपास कोई होटल जोन बनाने की कोई चर्चा नहीं की गई है। अगर आप देखें, रणथंभौर देखें, सरिस्का देखें, ताल छापर देखें, माउंट आबू देखें, कुंभलगढ़ देखें, मैं ऐसे 20 नेशनल पार्क सेंचुरी बता सकता हूं जिसकी चारों तरफ होटलें बन गई है। जिस रणथंभौर को भी आप दिखा रहे थे, आपको आश्चर्य होगा कि 140 से ज्यादा होटलें आज रणथंभौर के पेरीफेरी पे बन गई है, जो 500 मीटर से भी कम दूरी पर है, और सारे बड़े ताकतवर लोगों की होटलें बनी हुई है, बड़े बड़े नेताओं। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर है, आपको ऐसा कहना चाह रहे हैं? दिल्ली की एक बहुत बड़ी कांग्रेस की नेता की पुत्री वहां आकर के अपना हिसाब किताब देखने के लिए आती है। इतने सारे बड़े बड़े लोग डॉन हैं, इसीलिए रणथंभौर में जब भी कोई राजनीतिक विल पावर की, पॉलिटिकल विल पावर, उसका एक बड़ा दखल यहाँ पर नजर आता है। विष्णु लांबा साहब, इस बीच में पेड़ों का क्या? पेड़ों की कटाई तो अंधाधुंध जारी है। देखिए, सबसे पहले आपके फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से देश और दुनिया के तमाम जो प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में जुटे हुए लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग देने वाले लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। फर्स्ट इंडिया न्यूज की बात को पूरा राजस्थान जानता है, आज बहुत बड़ा चैनल हो गया है। आपने जिस तरीके सामाजिक सरोकारों को लेकर जो विषय आप उठाते रहे हैं, जहाँ तक पेड़ की कटाई का सवाल है, अमृता देवी बिश्नोई की शहादत को भुलाते जा रहे हैं लोग, 363 लोगों को भूल गए। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की जो आहुति दिन दहाड़े आए दिन मौत के रूप में दी जाती है। जी, हमारा एक व्यक्ति अभी जोधपुर मारा गया। मैं वैसे तो वसुंधरा जी वहाँ गई थी मौके पर और उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिए थे, हालांकि वो आश्वासन पूरे नहीं हो सके। अभी सूरजद्दी साहब जो विषय बता रहे थे, कदम खत्म हुआ है, उसके लिए हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार पत्र लिखा है, आरटीआई में उनके कागज मंगवाए हैं। राजस्थान के क्षेत्र में जो ब्रज क्षेत्र आता है उसके लिए भी वसुंधरा राजे जी से कई बार हमने प्रयास किए हैं। फिलहाल हालांकि कोई कार्रवाई किसी तरीके की सामने नहीं आई है। हम आशा करेंगे कि कोई अच्छे पर्यावरण के अच्छे दिन आए, पेड़ पौधों के अच्छे दिन आए। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय राजकुमार रेणवा जी जिस तरीके से, जिस लगन से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में कोई पर्यावरण के क्षेत्र में इतिहास रचने की ओर हम सब अग्रसर हैं। आज उन्होंने पर्यावरण रैली का जब सुबह शुभारंभ किया था अल्बर्ट हॉल पर, मुझे आमंत्रित किया था, मैं भी जाने का सौभाग्य मिला था। वहां पर उन्होंने जिस प्रकार की बातें कही, इस बीच में आप साफ कहना चाह रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, पेड़ों पर ध्यान नहीं रहता। सरकार का ध्यान साहब लोगों का जो अब तक रहा है, मैं ये कह रहा हूं, अभी रेणवा जी का पहला कार्यक्रम था, जिस तरीके से वो आए हैं, जो बातें रेणवा जी का सवाल नहीं है, सवाल हर सरकार का, हर मंत्री का है, हर उस शख्स का है जो जनता से वोट लेकर जाता है। पहले सरकार के साथ जो हुआ है, पहले जो हुआ है, अभी जो हो रहा है, वो पर्यावरण के साथ अन्याय हुआ है। आज तक, आज 5 जून 2015 तक की मैं बात करूं आपसे, इससे पहले अन्याय हुआ है। चाहे बीना कागजी, मैं व्यक्तिगत रूप से एक महिला होने के नाते उनका सम्मान कर सकता हूं, लेकिन एक नाचने गाने वाला आदमी राजस्थान में आकर चिंगारा मार के चला जाए, कहां बर्दाश्त कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, मैं शकुंतला जी आपके पास में आ रहा हूं। सरिस्का, वहां से आप आती हैं, वो पूरा अभ्यारण्य जिसको लेकर दुनिया की निगाहें होती है, लेकिन आज उस अभ्यारण्य को लेकर कहते हैं कि वो भी खतरे में। राजस्थान का हर अभ्यारण्य खतरे में है, जैसा कि सूरजद्दी साहब ने जिक्र भी किया हमारे सामने। ऐसा क्यों है? आप जैसे जनप्रतिनिधि वहां पर है। जैसा आपने सवाल किया, बिल्कुल सही है कि जो ये चीजें पर्यावरण हो चाहे खनिज हो, जो भूमि का ये दोहन हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और वो इसलिए है कि जब तक मैं भी कह रहा हूँ गलत है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप जैसे लोगों के होते हुए ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल हम लोग जो है, मेरी जो सोच है, मैं तो खुद भी उसमें वाइल्ड लाइफ बोर्ड में जब मेंबर थी, तो हमने पेड़ पौधों के लिए स्पेशली मैंने डीएफओ साहब को और सीएम साहब को बोला था कि जो विद्यालयों में अपन पेड़ पौधे देंगे, या अपने जो इसका अभ्यारण्य के आसपास जो लोग हैं उनको अपन पेड़ पौधे देंगे, तो उसी को जिम्मेदारी भी दी जाए कि वो पेड़ का पालन पोषण करें, ना कि सिर्फ पेड़ पौधे लगा करके तस्वीर खिंचाकर निकल जाए और उसको पेपर में देना। ऐसा नहीं, कम से कम नहीं तो उस पेड़ की 5 साल तक या 10 साल तक उसका पालन पोषण करें। और जो हमने जो पेड़ पौधे लगवाए थे, मैंने खुद ने भी बील पत्थर के हो चाहे जामुन के हो, हमने फलदार वृक्ष मैंने स्पेशली कह करके मंगवाए थे। जी, अगर अपन को ये ये मतलब मैं आगे समझ में आ गया कि आपकी इच्छा शक्ति क्या है। मैं लौटूंगा आपके पास में। सलावत खान साहब, आपसे जानना चाह रहे हैं कि सरकार अभी
क्या कर रही है, बीजेपी की क्या मंशा है, कब वनों के अच्छे दिन आएंगे? सब आज सरकार जैसे पर्यावरण का खनिज का नया कानून निकाला है, उसमें सख्त थोड़ा कानून भी किया है। 2 लाख प्लेंटी थी, उसको 5 लाख किया है कि अवैध खनन रोकने के लिए। दूसरा, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी पौधों के लिए गंभीरता से है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी है, और आम जनता, क्यों पेड़ पौधे आम जनता के लिए जरूरत है, ऑक्सीजन के लिए जरूरत है, और इसकी हर जगह आवश्यकता पड़ती है। तो अपन जैसे हमने सेम तकरीबन राजस्थान में 10-15 हज़ार पौधे लगवाए, हर साल लगवाते हैं। जब रमज़ान का महीना आता है तो कई जगह लगाते हैं, कई कब्रिस्तानों में और में स्कूलों में। तो ऐसे अपने सबको मिलके इसमें काम करना पड़ेगा, और सरकार इसलिए गंभीरता से है और अच्छे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, अच्छा पर्यावरण बना रहे हैं, और जगह जगह जहाँ स्कूल है, जो भी गवर्नमेंट के विभाग है, वहाँ रोड हैं, जगह हैं, ऐसी जगह लगाए जाए पेड़ पौधे ताकि उसे ऑक्सीजन मिलता रहे। चलिए, पहले दौर में लब्बो लबाब ये तो सामने आ जाता है कि सबको चिंता है पर्यावरण की, पर्यावरण के लिए पेड़ जरूरी है, वन जरूरी है, वन्य जीव जरूरी है। चर्चा को आगे भी जारी रखा जाएगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए जा रहे, ब्रेक के बाद भी बिग फाइट लाइव जारी रहेगा। सरकार सख्त नहीं है पर्यावरण के मामले में, केवल छोटी मोटी बात करके अतिश्री कर लेती है, पेड़ पौधे लगवाती है सरकार, लेकिन उनका ध्यान नहीं दिया जाता। एक बार लगाने के बाद, फोटो खिंचवाने के बाद बता दें कि हमने लगा दिए, वो कितने बड़े हुए, कितने डेवलप हो रहे हैं, उसका क्या विकास हो रहा है, उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है। कागजों में बहुत कुछ काम हुए, लेकिन धरातल की सच्चाई ये है कि पिछले 50-60 वर्षों में जैसा पर्यावरण था, जो शुद्ध वातावरण था, वो आज नहीं रहा है। भूमाफिया अपने पैसा कमाने के चक्कर में नए प्रॉपर्टी मतलब करते जा रहे हैं, जहाँ पे खाली वो उनका मकसद पैसा कमाना है, शहर का विकास नहीं है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। हमारी पृथ्वी भारत में जिसे मां का रूप माना गया है, उसकी रक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन हर पीढ़ी का दायित्व होता है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया, हमारी जिम्मेवारी है आगे वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ करके जाएं। हम ऐसी पृथ्वी न छोड़ें जिसके कारण हमारी भावी पीढ़ियां सांस तक न ले पाए। दोनों प्रसिद्ध खिलाड़ी विराट कोहली और सुशील कुमार, दोनों के हाथों से हम पेड़ लगा रहे हैं और यह आगे सिलसिला बढ़ेगा। आज दोपहर में सचिन तेंदुलकर भी मुंबई में और अन्य खिलाड़ी भी वहां लगाएंगे। कल कलकत्ता में भी अपनी टीम पहुंच रही है, वो भी शामिल होगी। आज वडोदरा में यूसुफ और इरफान पठान और नरेंद्र हिरवानी और संजय जगदाड़े और बाकी खिलाड़ी इंदौर में लगा रहे। तो ये सारे देश भर में खिलाड़ियों की एक पहल है और पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी प्रतिबद्ध है। मुझे काफी खुशी है कि मुझे यहाँ पे मंत्री जी ने बुलाया और मुझे मौका दिया सुशील के साथ, जो एक अपने खेल में प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं यहाँ पे आया और मैंने पहला पेड़ लगाया। इस चर्चा में आज हमारा सवाल है, क्या पर्यावरण संरक्षण के मौजूदा प्रयास असंतुष्टिप्रद हैं या फिर इनसे संतुष्टि की जा सकती है? firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ अपनी राय आप हम तक दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर #नेचर के जरिए आप अपनी राय हमारे तक पहुंचा सकते हैं। प्रयासों की बात हो रही थी, प्रयास आखिर प्रकृति को कैसे बचाया जाए, प्रकृति के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, इसी पर बात हो रही थी। शकुंतला जी, आपसे बातचीत अधूरी रह गई थी, इसलिए जानना चाह रहा हूँ। पहले प्रकृति को पूजा जाता था, प्रकृति को एक देवी के रूप में माना जा रहा था, लेकिन आज एक उपभोग का साधन बन चुकी है प्रकृति। ये जो तस्वीर बदली है, इसके पीछे आप किसे जिम्मेदार मानती है?
ये जो हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति में प्रकृति को पूजा जाता है और प्रकृति में ही पेड़ पौधे हों चाहे पर्वतों को भी पूजा जाता था, पेड़ पौधों को पूजा जाता था। जो भी पुराने हमारे पेरेंट्स होते, दादा दादी बुजुर्ग, बच्चों के अंदर ये संस्कार डालते थे कि इस पेड़ को छेड़ना नहीं है, पेड़ से छेड़खानी नहीं करना है, ये देवता है, इसमें पीपल में ईश्वर निवास करता है, लक्ष्मी निवास करती है, पत्ती नहीं तोड़नी है। या छोटे बच्चों को जब नहीं मानते डराते थे इसमें भूत आ जाएगा, और पहाड़ों को पूजा जाता था। जैसा कि चाहे अपन गोवर्धन पर्वत का उदाहरण दे सकते हैं, पर्वत में ईश्वर निवास करता है, पानी को ज़्यादा खर्च नहीं करना है, ईश्वर लेखा लेगा। तो जो ऐसी ये पौराणिक जो बातें थी, जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, जो भारतीय हमारे संस्कार थे, उन चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। और कहना चाहिए वेस्टर्न कल्चरल और होड़ा होड़ी में और अपने आप को ऊंचा दिखाने में इस तरह की जो होड़ा होड़ी है, उससे प्राकृतिक का जो नुकसान हो रहा है, हमारी जो भारतीय संस्कृति होड़ में प्रकृति का ख्याल नहीं इन रखा चीजों में हम अपने आप को भूल रहे हैं। नई टेक्निकल के चाहे बाथरूम्स हो, पहले आंगन कच्चा होता था तो उससे वाटर जमीन में जाता रहता, रिसता रहता और स्रोतों तक पानी पहुंचता रहता था। अब हो गया कि कीचड़ नहीं होनी चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, आंगन को पक्का करो, सड़क के किनारे साइड पक्की वक्त ने बदला और हालात बदहाल हो गए। यही सूरत हाल आज है। सलावत खान साहब, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसमें क्या है जी, गवर्नमेंट भी कर रही है, अपने व्यक्तिगत सभी को जवाबदारी बनती है। पर्यावरण सभी मिलेंगे, सभी जुलेंगे, सब काम करेंगे कि एक एक घर में हर जगह पौधे लगे। एक घर में 2-4 पौधे लगते करोड़ों पौधे, अरबों पौधे लग जाएंगे, तो उससे क्या पर्यावरण अपने आप बहुत अच्छा रहेगा। तो लगाने तक नहीं, उसकी जिम्मेदारी उसको पाले पोसे, उसे पानी दे, उसको संभाले, उसे जब तक बड़ा नहीं हो, जैसे अपना बच्चा बड़ा नहीं हो, जब तक माँ बाप की जवाबदारी। राजस्थान सरकार क्या ऐसी मंशा रखती है? बिल्कुल साहब, राजस्थान और सेंट्रल सरकार दोनों ही ऐसी मंशा रखती है। विष्णु लांबा जी, एक बात का जिक्र आप कर रहे थे, मैं दामोदर जी प्रकृति को लेकर आपके पास लौटूंगा। उससे पहले विष्णु जी, जुर्मानों को लेकर बात थी, हरे पेड़ों की कटाई को लेकर। राज्य सरकारों के दौर में ये जुर्माने बदल गए। 1957, 1857 जैसी जो तस्वीर थी आज भी वैसी है। देखिए साहब, 1957 में हरे पेड़ों की कटाई पर 500 रुपये जुर्माना था। 2014 तक वो 25,000 हो गया था। उसको वंदनीय वसुंधरा राजे जी ने आते ही सबसे पहला ये निर्णय लिया, 500 रुपये कर दिया, तो कोई पेड़ काटो और ले जाओ। दूसरा निवेदन, आज मोदी जी ने पेड़ लगाया, प्रणब मुखर्जी ने पेड़ लगाया, रमन सिंह जी ने लगाया, धूमल जी ने लगाया, शिवराज सिंह चौहान ने लगाया, देवेंद्र फडणवीस जी ने लगाया, सचिन तेंदुलकर ने लगाया, विराट कोहली ने लगाया, ऐसे देश के कई लोगों ने लगाया। काश राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी भी अगर आज पेड़ लगाकर राजस्थान की जनता को पर्यावरण का संदेश देती तो मैं ज़्यादा खुशी के साथ आज आपके चैनल पर बड़ी तारीफ कर रहा होता उनकी। दूसरी बात, लगाने की जो बात इन्होंने कही शकुंतला जी ने, माननीय अशोक गहलोत साहब ने एक बहुत बढ़िया योजना चलाई थी, हरित राजस्थान, लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते उस योजना का जो हश्र हुआ वो इतना बुरा था कि आम जनता का करोड़ों रुपया पानी की तरफ बहा दिया गया और उसमें एक पेड़ भी जिंदा नहीं बचा। कौन जिम्मेदार है साहब? एक अभियान चले आता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन सबके लिए अगर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में पॉलीथीन पर बैन लगा सकते हैं तो राजस्थान में वसुंधरा राजे जी क्यों नहीं लगा सकती? राजस्थान में लगा आम आदमी के लिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री को हमने कहा जयपुर में पालना क्यों नहीं कर रही है? कागजों में बैन लगा हुआ है, उसकी पालना क्यों नहीं हो रही है? मैं एक निवेदन करूं, लिसन टू मी केयरफुली प्लीज। मेरा निवेदन ये है, पालना क्यों नहीं हो रही है? मध्य प्रदेश में रह के आया हूं, ग्वालियर में। आप बताइए क्यों नहीं हो रही, वही तो जानना चाह रहा हूं। सरकारी उदासीनता, कठोरता से नियमों का सूरज जिद्दी साहब, आपसे भी जानना चाहूंगा, सरकारें प्रकृति को लेकर ऐसे क्यों जो गिव अप है वो क्यों कर जाती है, क्यों हाथ खड़े कर जाती है? देखिए, दो बातें मैं निवेदन करना चाहता हूँ। पहला तो जैसा अभी लांबा साहब ने कहा कि जुर्माने की स्थिति, विडम्बना यह है कि ये जो जुर्माना जिसका जिक्र कर रही है केवल वन भूमि पर अगर कोई पेड़ काटता है तो उस पर होता है, लेकिन अगर राजस्व भूमि पर कोई पेड़ काटता है, सड़क के किनारे कोई पेड़ काटता है, गार्डन से पेड़ काटता है, तो उसके लिए वन विभाग कोई काम नहीं करता, उसके लिए नगर निगम काम नहीं करता, जेडीए काम नहीं करता, पंचायतें नहीं करती, ग्राम पंचायतें नहीं करती है, कानून सबके लिए बना, लेकिन वो नहीं करते। वही तो बात है ना। अभी मैं एक निवेदन कर रहा था, अश्वनी जी माफी चाहूंगा, शकुंतला जी ने शिक्षा विभाग का विषय बताया था। हम लोगों ने फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपको ध्यान होगा वो विषय आया था, वो आदरणीय कालीचरण जी जब शिक्षा मंत्री बने तो स्मृति वन में कार्यक्रम करके पर्यावरण सभा का, और हम लोगों ने एक पहल करी थी कि राजस्थान में जितने स्कूलों में जितने पेड़ चाहिए हम वन विभाग का सहयोग लेंगे, अगर वो देंगे तो, नहीं लेंगे तो हम लोग कल्पतरू कहीं से पेड़ लाएगा, राजस्थान के प्रत्येक स्कूल को हम पेड़ देंगे, जितने बच्चे होंगे उतने पेड़ देंगे। आप लोग अपने स्कूल में पेड़ लगाइए, बच्चे एक कानून बना दीजिए, बच्चे को एक पेड़ का 1 नंबर देंगे, 1 पेड़ 1 बच्चा 1 साल 1 स्कूल।
आप एक बना दीजिए कार्यक्रम, साल भर वो बच्चा जब स्कूल में एडमिशन होगा उसके साथ वो एक पेड़ लगाएगा, साल भर उसको पालेगा, उसका एक नंबर आप देंगे। ये एक अच्छा सुझाव हो सकता है प्रकृति की और एक अच्छा कदम हो सकता है। जी जी सूरज जिद्दी साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि वन क्षेत्र में तो यदि कोई पेड़ काटता है तो उस पर जुर्माना हो जाता है, उसका ट्रैक्टर जब्त कर लेते, ट्रक जब्त कर लेते। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज जैसे मान लो जयपुर में ही है, कोई आदमी सड़क के किनारे पेड़ काटता है, उसकी छाल उतार देता, हजारों पेड़ों की हम छाल उतार देते हैं, नीम के पेड़ों की और उनकी। अगर वो कोई जगह शिकायत करे तो न पुलिस कार्रवाई करती है, न निगम काम करती है, न रेवेन्यू ऑफिसर्स काम करते हैं, एक दूसरे पे डालते रहते हैं और एक दूसरे पे डालते रहते हैं। तो ये कानून की एक विडंबना है कि वन क्षेत्र में काम करे तो वन अधिकारी काम करते हैं क्योंकि उनका कानून वहां लागू होता है, लेकिन सार्वजनिक भूमि पर, जनभूमि पर अगर पेड़ों की कटाई होती है, हरियाली का विनाश होता है, पंचायत भूमि पर हजारों जेडीए ने पेड़ काट दिए, कॉलोनियां बसा दी, लेकिन आज तक उन पे शहरीकरण भी एक बड़ी समस्या है। 135 से ज्यादा ग्राम पंचायतों की भूमि पर जो ग्राम्य वन लगे हुए थे, जो पिछले 10, 20, 25 सालों में लगे हुए थे, दामोदर शर्मा जी इस बात को जानते हैं कि जेडीए ने सारे वृक्षारोपण काट के कॉलोनियां बसा दी। यही हाल पूरे राजस्थान में है। नगर निगम, ग्राम पंचायतें ये हमारी गोचर भूमि को बर्बाद कर रही है, हमारे ग्राम वनों को बर्बाद कर रही है। क्यों है? मैं दामोदर जी अब आपके पास में आता हूँ, उससे पहले हेमलता जी हमारे साथ जुड़ी कोटा से। हेमलता जी नमस्कार। सर मैं तो इतना निवेदन करना चाहूंगी कि बहुत अच्छी कॉलोनी में मैं रहती हूँ, जब भी त्योहार आते हैं ना तो मुझे बड़ मिलता है, ना पीपल मिलता है, ना नीम है हमारी कॉलोनी में। ये मेरे कहने का मतलब तो सरकार के ऊपर ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, ये चीज जन जागरण की है, इतिहास गवाह है सर। जब जब जन जागरण हुआ है तभी संस्कार बचे हैं, संस्कृति बची है, पर्यावरण बचा है जी। तो ये आपका चैनल कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए फिर एक बार जनता को ही जागृत होना पड़ेगा, जनता को जागृत होना पड़ेगा। शुक्रिया आपके इस सुझाव के लिए। खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से जुड़े हैं, बताइए खालिद साहब। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर, अभी जो अपने कांग्रेस नेता है उन्होंने कहा था भाई बच्चों को हम डराते थे पहले, तो बच्चों को डराने की बजाय बच्चों को पेड़ों से लगाव करना सिखाएं, उनसे प्यार करना सिखाएं, बच्चों को बताएं वो हमें जो फल भी देता है और जो छाया भी देता है। अब जो पेड़ हमें छाया दे हम उसको काटें तो कितने दुख की बात है। आप परवरिश करें, पेड़ लगाना ये नहीं भाई आप सोचने का अंदाज बदलना होगा। जी बिल्कुल जी खालिद साहब, को बुलाकर पेड़ लगा दिया और मतलब उसकी देखभाल की नहीं की। आप पेड़ लगाए, किसी जमींदार या किसान के हाथों लगवाए ताकि वो अपने उसकी देखभाल करे और अपने बच्चों की तरह परवरिश करे। शुक्रिया आपका इस राय के लिए। दामोदर जी, कौन है जिम्मेदार प्रकृति से इस खिलवाड़ के लिए? प्रकृति खिलवाड़ की बात जब हम करते हैं तो सबसे प्रमुख बात यह है कि हम आजकल एक ऐसे द्वंद्व में फंसे हुए हैं कि एक तरफ विकास और दूसरी तरफ प्रकृति का विनाश। तो प्रकृति का विनाश और हमारा विकास, इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। मानव को ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति आ सकती है अगर हमने प्रकृति का अन्धाधुंध दोहन किया और लालच में हम आगे बढ़ते चले गए तो ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ हमारा खुद का विनाश भी हो सकता है। इसके उदाहरण है जैसे सुनामी आई, उसके बाद में केदारनाथ की घटनाएं हुई, जम्मू कश्मीर में हुआ, उसके अलावा अभी फरवरी मार्च में जिस तरह से बारिश आई और ओले पड़े और अंदर आया, ये सब जलवायु परिवर्तन के लक्षण हैं। 2000 साइंटिस्टों ने यूएनओ को रिपोर्ट दी और ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ 2005 और 2007 की। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर दुनिया के सभी देशों के जो टॉप लेवल के नेता हैं जो पॉलिटिकल विल से डिसीजन नहीं लेंगे और सब लोग मिल करके और 2 डिग्री से ज़्यादा जलवायु में जो तापमान बढ़ रहा है उसको अगर नहीं रोकेंगे तो परिस्थितियां और ज़्यादा खराब होंगी। बिल्कुल 2 डिग्री जो तापमान बढ़ोतरी है उसका लक्ष्य रखा गया है, उसको वहां नियंत्रण किया जाए। कार्बन उत्सर्जन, उस पर पूरी दुनिया के 190 देशों ने एक साथ काम करने की घोषणा की है, एक साथ काम करने के लिए समझौता किया है। उस पर कैसे काम किया जाएगा बात होगी। राजेंद्र जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, अजमेर से हैं। जैन साहब। अजमेर से राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ सर। आपका भविष्य प्रेमियों को नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हम करते हैं सत्कार, अन्यथा प्रकृति से होगा बलात्कार। सरकार जो है जान सके, हम सबको जागरूक होने के नाते पूरा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पहाड़ों पर जो है ऐसे बीज बिछाया जाए जिससे हरियाली हो, ये जरूरी है। और लगाने के बाद पूरा ध्यान रखे, इसका सरकार भी ध्यान दे। जी शुक्रिया आपका। धर्मेंद्र जी कामा भरतपुर से जुड़े हैं, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर जी नमस्कार। नमस्कार।
मैं ब्रजमंडल कामा से बोल रहा हूँ सर जी। जी सर जी, पहले मैं 4 लाइन बोलना चाहूंगा, फिर ब्रिज का अर्थ बताऊंगा आपको। हाँ जी। नदियों को बढ़ाना है, नहरों को बचाना है, हिमालय से निकाल कर नीर को इनमें बाना है, तभी तो ये हमारे जन्म भर काम आएंगी, इन्हें निर्मल बनाना है, पुनः अमृत बनाना। बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसी भावनाएं हैं और इन्हीं भावनाओं के जरिए प्रकृति का संरक्षण किया जा सकता है। पूरे राजस्थान की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे जानने की कोशिश करेंगे कार्बन उत्सर्जन को लेकर जिस तरह से दुनिया में काम हो रहा है वो कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या अवैध खनन कहीं वन संरक्षण की राह में रोड़ा है और वन्य जीव अभ्यारण्य आखिर उनको कैसे बचाया जा सकता है, कहाँ काम करने की जरूरत है। खास मेहमानों के साथ बातचीत जारी रहेगी। संस्थाओं की तरफ से और यहाँ तक कि गवर्नमेंट सरकार की तरफ से जो पौधारोपण करते हैं तो बजट पास होता है और वो जो पौधे लगाते हैं वो आखिर में सूख जाते हैं। घोषणाएं होती है कि 10,000 पौधे लगाएंगे या 20,000 पौधे लगाएंगे। उन पौधों को जाके देखो, गड्ढे तो हो जाते हैं, पौधे भी लग जाते हैं, लेकिन उनको पानी देने वाला कोई नहीं। शहरीकरण और पर्यावरण जो आजकल पेड़ वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, हाईवे को जो चौड़ा कर रहे हैं बार बार और उसमें बीच में बारीक बारीक सी झाड़ियाँ लगा देते हैं। वो इतने बड़े बड़े विशाल 100 साल 150 साल पुराने थे, उनको काट के झाड़ियाँ लगा रहे थे, वो उससे पर्पज सोल्व नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि पर्यावरण दिवस सिर्फ एक जनप्रतिनिधियों के लिए दिखावा है, सरकार के लिए एक दिखावा है। अगर सरकार सही मायने में पर्यावरण को बचाने के लिए चिंतित है तो मैं ये मानता हूँ कि उसको सबसे पहले हरियाली को बचाना होगा। पर्यावरण को बचाने के लिए अवैध खनन के खिलाफ एक मुहिम चलानी होगी।